वो अब कहल की मुस्कुरा रहा था। ओके, कल मुलाकात होगी। फिर बाय मुस्कुराते लहजे में कहकर वो चला गया और वो वहीं खड़े थे। कम से उसने खुद की उससे बात की। वो उसके घर आ रहा था। खुद खुश होने के बजाय वो बेचैन हो गई। पहली ईमेल चेक करने के बाद जब दूसरी खोली तो झटका लगा। मेल उसी जर्नलिस्ट की तरफ से थी। मोहब्बत और एतबार हारने का मतलब ये तो नहीं होता कि अपनी मटी को ही रोन दिया जाए। इंतकाम लेना तो राफिया से लेती। अपनी बेबसी का निशाना अपनी है, जैसे लोगों को क्यों बनाया। वो सन हो गई। मतलब वो सब जान गया था। 4 मेल्स और थी, सब की सब हादी मुल्क की तरफ से थी। दूसरी मेल में एक 24 साला फौजी की तस्वीर, साथ में किसी अखबार की तस्वीर थी। कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कैप्टन मोहम्मद रूहान शहीद नीचे लिखा था। जानती हो, उस शहीद की मंगेतर का नाम भी ज़ैनब फातिमा था, मगर उस पे मंगेतर की मोहब्बत से ज़्यादा मिट्टी की मोहब्बत थी। जब ही वो शहीद हो गया। तीसरी मेल खोली में हादी मुल्क एक पाकिस्तानी तुम्हें कहता हूँ, दावत देता हूँ लूट, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें बचा लूँगा। जो लड़की अपनी इज्जत की खातिर जान ले सकती है, उसको चाहिए वो अपनी परचम की इज्जत के लिए सरेंडर कर दी। पाकिस्तानी बेटी का दुपट और परचम दोनों की इज्जत एक जैसे होती ही चौथी मेल खोली पलट। और ज़ैनब फातिमा, तुम मुनाफिक नहीं हो, सच्ची लड़की हो, इज्जतदार हो, हमारा साथ दो, इन मुजरिमों को पकड़ाओ, मैं कसम देता हूँ तुम्हें बचा लूँगा। पलटाओ पलीज उखरी मेल में इल्तजाती वो साकत बैठी थी। बालकल मुसलमान लड़की की इज्जत और परचम फैसला हो चुका था पलटने का, मगर वो मुनाफिक नहीं थी। कौन ही निस्वानी आवाज़ पर वो अपनी मुस्कुराहट न रोक सका। मैं हादी का दोस्त हूँ, तैमूर हैदर, बा आवाज़ बुलंद उसने जवाब दिया। वरना ने दरवाज़ा खोल दिया। हादी भाई की हदायत थी कि तैमूर नाम की बंदी को फौरा अंदर ली। आई वो सर झकाई अंदर दाखिल हुआ और पहली नज़र सरख और स्किन कलर में मलबूस इस लड़की पर पड़ी नज़रों के इर्तकाज परवरदा ने भी उसकी तरफ देखा, फिर वहीं ठहर गई। नज़र भी और ख़ुद भी उसी कुछ महसूस हुआ था। हादी से मिल लूँ, उसने मुस्कराहट दबाकर इजाज़त चाहे। जी हाँ। वो उन्हें अंदर ले आई, ड्राइंग रूम में उसे बैठाया और हादी भाई को बुलाने के लिए मड़ गई, मगर फिर रख के तैमूर हैदर को देखा। अब फ़कीर हैं, डरते डरते पूछा। उसने पहली हैरत से भी उसी देखा, फिर एक कह लगाया। वर्दा ने घबरा कर अपनी लब भीजी और भागी हादी को बुलाने पीछे। वो अभी तक हिंस रहा था। थोड़ी देर बाद हादी आ गया और उसी डेज़ी को भेजे जाने वाले मेल्स का बताने लगा। तुमने कहा था मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तो तुम दोगी। तैमूर ने वादा याद दिलाया। हाँ हाँ कहा था। हादी को याद था, परसों उम्मी अबा आ रही हैं, मांगनी तुम्हारी बहन का हाथ बहुत एहतराम भरी लहजे में इत्तला दे थे। कुछ देर तक तो हादी हैरत से उसी देखता रहा, और जब बात समझ में आई, क्या वाकई मेरे खुश किस्मती है और तुम बदमाश, बताया क्यों नहीं। वो उस पर चौड़ा दौड़ा जवाबा तैमूर हंसता रहा। तब है वर्दा चाय और दीगर लवाजमात लेकर आ गई। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए नज़रों से देखा और फिर वर्दा को वो दोनों हिंस पड़ी। वो कन्फ्यूज से होकर बाहर चले गई। शायद हादी भाई का दोस्त फ़कीर वाली बात बता चुका था, जबकि तैमूर हादी को पूरा नाजिम आबाद वाला किस्सा सुना रहा था और वो हिंस हिंस की लोटपोट हो रहा था। बहुत खूबसूरत घर है, अब का बहुत अच्छी डेकोरेशन है। सादिया ने मुस्कुराते हुए तारीफ वसूल की, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, अब काफ़ी देर हो गई। इसने घड़ी देखी और इजाज़त चाही। पिछली 1 घंटे से वो इया था। इस सारी इरसी में वो और सादी बातें करती रहे, जबकि वो गोंगी का गढ़ कहाकर बैठी रहे। हर नई बात पर दिल धड़क उठता कि कहीं वो ये ना पूछ ले कि अब के घर कोई मर्द नहीं है क्या, अब के अम्मी अबा कहाँ है। शुक्र उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप चला गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे याद आया, वो अंदर भूल आया याद आती है। वो तेज़ी से अंदर आया, मगर ड्राइंग रूम से अते आवाज़ें दरवाज़े में है। उसकी कदम जकड़ लिए पागल हो गई। हो तुम उसी लड़कियों की कमी नहीं है जो वो टीवी एक्ट्रेस की बहन से, और तुम तुम्हारी टीवी में होने से उसी कोई प्रॉब्लम न भी हो तो किया हुआ वो फैमिली के मुताल्लिक ज़रूर जानेगा। क्या बताओगे तुम उसे, बोलो क्या बताओगी। फ़ज़ा चीख रही थी, क्या कहूँगी कि हमारी बहन घर से भाग गई, हमारा भाई उनके पीछे फांसी चढ़ गया, वालिदा मर गई और हम दोनों नवाली नवाली को तरसने लगी। और फिर ये भी बता देना कि तुम्हें कहीं से भी अपनी डगरी की कीमत न मिली।
तो मजबूरा इज्जत की कीमत वसूल करके घर चलाने लगी। वो फूट फूट की रो रही थी, सादिया भी रो रही थी। इंदा मत बुलाना, इसे यहाँ वो कह रही थी। वो वहीं से पलट गया और अपनी चश्मा वहीं भूल गया। फोन की बजती घंटी ने घर का सन्नाटा तोड़ा। शाम से वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रही थीं। सादिया ने हाथ उठाकर लाउड का बटन ऑन कर दिया। रेस्योर उठाने का मौड नहीं था। लाउड का बटन ऑन होती ही एक बूढ़ी मगर फरीश मर्दाना आवाज कमरी में गूंजी। वो दोनों अच्छल पड़ी, अस्सलाम अलैकुम बेटा। आवाज पर दोनों ने नजरों का तबादला किया। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? सादिया ने पूछा। हम मुराद की अबा हैं, सादिया बेटी से बात करनी है, दूसरी तरफ से कहा गया है। हैरत से सादिया की ऊँखें फौट से गईं और फ़ज़ा तो अपनी जगह पे ही खड़े रह गई। जी मैं सादिया है, बोल रही हूँ, इसने खुद को संभालती हुई कहा। फ़ज़ा भी उसकी करीब आकर बैठ गई। बेटा कैसे हो? हम बहुत शौक से तुम्हारा शो देखते हैं। माशा अल्लाह, बहुत अच्छा शो है, वो तारीफ कर रहे थे। जी शुक्रिया, अब वो और क्या कहते हैं। असल में हम तुम्हारी तरफ आना चाहते हैं। अपनी बेटी मुराद के लिए उम्मीद ही तुम मायूस नहीं करोगे। हम फ़ज़ा को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। ज़रा ठहर कर उन्होंने धमाका किया। अब की फ़ज़ा के साथ वो भी गिरते गिरते बच्चे। मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है, मज़े छानबीन करवाने हो तो करवा लेना बेटा, फिर हमें अपनी फ़ैसले से आगाह कर देना। अगर फ़ैसला हाँ में हुआ तो हमारी खुशकिस्मतें होगी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी इज्जत, इतना अख्तियार उन दोनों को भी मिल सकता था। जिंदगी में ये तो सोचा ही नहीं था। अपी जाएं, हमारी तरफ से हाँ हैं, हमें कोई छानबीन नहीं कराने, हमें आपकी ज़बान पर यकीन है। सादिया को अपने ही अल्फाज अजनबी लग रही थी। अगर आपको हमारी फैमिली की मुताल्लिक़ जानना है तो वो कहती कहती रख गई। हमें जो जानना है जान चुकी। और हमारी दूसरी बेटी को कहना कि ज़यादा मत सोचा करी, बाकी बातें तुम्हारे घर पर होंगी इंशाअल्लाह, उन्होंने कहा। शद्दत जज्बात से उन दोनों की ऊँखें नम हो गई। ऐसा भी होता है, कैसे हो गया? सब माजजी इस दुनिया में होते हैं। आज यकीन आ गया था। अगले दिन वो बहुत नरूस से यूनिवर्सिटी गई। मुराद उसी देखते है, पूरी दिलक्षी से मुस्कुराया। उसने घबरा कर नज़रें झका दी, किया हुआ कुछ नहीं। वो सब अब के फादर और वो फैमिली अल्फाज भी रब्त हो रही थी। वो सब हकीकत था। मेरे वालिद तुम्हारे ख्वाब में नहीं, सच पशत तुम्हें फ़ोन कर रही थी। और बाकी रही फैमिली तो मुझे न तारिक भाई से कोई प्रॉब्लम है और न सादिया से तारिक को फांसी हुई, तो उसमें तुम दोनों का कोई कसूर नहीं। और महरब अगर घर से भागी तो उसमें भी तुम्हारी गलती नहीं। वो नहीं सुबह का पैगाम दे रहा था। फ़ज़ा ये सर झुकाए खड़ी थी। जिंदगी में सिर्फ गम नहीं होती, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई खुशी अब के मुंतज़िर रहती है। बस अपनी गमों की अंधेरी में अब देख नहीं पाती। बड़ा हाल दीवारों पर लगी, जा बजाए स्क्रीनें जगह जगह लगी। कैमरे और फर्श पर स्टैंडिंग मोंग कैमरी, उनके साथ खड़ा कैमरा मीन। हर स्क्रीन पर मुख्तलिफ चैनल्स आ रही थी। ये एक न्यूज़ स्टूडियो का मंजर था। अभी शो शुरू होने में आधा घंटा था। वो वहीं प्रोड्यूसर के साथ खड़ा उधर देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से उनका चैनल सबसे बड़ा न्यूज़ बरीकर बन गया था और प्रोड्यूसर सारा क्रेडिट हाथी को देती थी। शो शुरू होने में 5 मिनट थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसी तेज़ी से अफ करना चाहा, मगर फिर तैमूर कालंग देकर अटेंड कर लिया। तुमने कहा था कि ज़ैनब फ़ातिमा ने तुम्हें कोई जवाबी मेल नहीं भेजी और न है किसी और तरह जवाब दिया। तैमूर की परेशान से आवाज़ आई। वो अर्रट हो गया। हाँ मैंने कहा था और ये सही है। उसी तस्दीक की और तुमने मेल में लिखा था कि तुम इसे बचा लोगी। तैमूर की एक बार फिर आवाज़ आई। अद्धर शो का टाइम हो रहा था। हाँ ऐसा ही किया हुआ। वो नासमझी से बोला। नज़रें हाथ पर जमे घड़े पर थीं। ज़ैनब फ़ातिमा ने गिरफ्तारी दे दी है। अपने इंडर तीनों ग्रुप्स की तफसीलात तो उसने फराहम की ही हैं, मगर साथ साथ खुद भी एतराफ़ जर्म बल्कि एतराफ़ जराइम करते हुए इसने कहा है कि सबसे पहले सज़ा उसे ही दी जाए। क्या तुमने उसे कहा था कि तुम उसे बचाओगी? अगर ऐसा कहा था तो उसने अपनी गिरफ्तारी क्यों दी? तैमूर बोल रहा था और वो वहाँ नहीं था, कहीं और पहुँच चुका था, बहुत दूर। एक बार फिर वही मंजर, वही खाली कमरा, वही 2 कुर्सियाँ, मगर हालात वो नहीं थे। ये कराची सेंट्रल जेल का मुलाकातियों का कमरा था।
एक बार फिर वो उसके सामने बैठी थी, एक बार फिर उसके चेहरे पर वही सुकून था, और एक बार फिर वो दिल में हजारों सवाल लिए उसके सामने बैठा अल्फाज ढूंढ रहा था। 3 दिन पहले उसने गिरफ्तारी दी थे और अपने पास मौजूद सारे मालूमात भी, मगर वो बाज़त थी कि उसी खफसी खफिया मुकाम पर रखने के बजाय सेंट्रल जेल में रखा जाए। इतनी अहम गिरफ्तारियों के बाद ये बात यकीनी थी कि इस तंजीम की तरफ से शदीद रद्द अमल आएगा, और फिर जहां वो पूरी शहर में कत्ल व गारत का बाजार गर्म करेंगे, वहीं वो डेज़ी को भी मारने की कोशिश करेंगे। और वो नहीं चाहती थी कि तंजीम वाले इंटेलिजेंस के पीछे पढ़ें। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने किस्म दी थी तुम्ही कि मैं मदद करूंगा, तुम्ही यकीन करना चाहिए था मेरा। वो बमुश्किल बोला। और इसके सिर पर सियाह चादर थी और माथे पर बना महराब नमाया था। कुछ देर वो खामोश ज़मीन को घूरती रही, फिर सिर उठाया। तुमने कहा कि तुम सच्ची लड़की हो। तुमने मुझे मेल करके ये भी कहा कि तुम मुनाफिक नहीं हो। तुम वो पहली आदमी थी मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरे लिए कोशिश की। शुक्रिया, मगर मैंने उज तक किसी का एहसान नहीं लिया, इसलिए तुम्हारी बात मानकर मैं पलट आई और तुम्हारी एहसान का बदला चुका दिया। वो ठर ठर कर बोल रही थी, कांच जैसी आंखों में एक बार फिर नमी तैर रही थी। हादी ने कुछ बोलना चाहा, मगर उसने हाथ उठाकर रोक दिया। वो बोलना चाहता था। इतनी मुश्किलों से तो तैमूर ने इस मुलाकात का बंदोबस्त किया था, मगर वो बोलने नहीं दे रही थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे बचा लोगे, मगर मैं मुनाफिक नहीं हूं कि अपनी साथियों को सज़ा दिलवा देते और खुद बच जाते। आँखों में तैरती नमी बढ़ रही थी। इस नमी का असर उसके आवाज़ में भी आ रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने एक जान ले ली। तुमने कहा कि पाकिस्तानी लड़की का परचम और दोपट दोनों की इज्जत एक जैसी है। तुमने ये भी कहा कि जैसी मैंने अपनी इज्जत के लिए कदम उठाया, वैसी ये अपनी परचम के लिए कदम उठाऊं। अपनी इज्जत के लिए जान ली थी। अपनी पर्चियों के लिए जान दोगे तो है बात बनेगी ना। इंसो इसकी गालों पर अगी थी, मगर वो रख नहीं रही थी। मेरा बाप एक मजदूर था, लोगों के घर बनाता था। अक्सर कड़ी धूप होती और अबा इस शदीद गर्मी में भी गाड़ी मिट्टी से उठा वजूद लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर करती बुनियादें बनाती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक घर बनाने वाले की बेटी होकर मैं हजारों घर उजाड़ूंगी। जिस मिट्टी से अबा के हाथ भरे होती थी, इसी मिट्टी पर मैं खून के जरिए बहाऊंगी। मेरे खून के रिश्तों ने जब एतबार तोड़ा तो मैंने खुद न जाने कितनी रिश्ते तोड़ दिए। किसी का सहाग, किसी का भाई, किसी का बेटा। अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया और सबसे बढ़कर इस मिट्टी की बेटों का खून अपने सर पर ले लिया। वो अब हचकियां लेकर रो रही थीं। कांच जैसी आंखों की सरखी बढ़ रही थी, यूं जैसे शीशे पर कोई खून की सरख बूंदें डाल रहा हो। अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम यहाँ मुझे बचा भी लेती तो अल्लाह की हाँ मुझे कोई ना बच्चा पाता। बहुत कर्ज है मुझ पर, जान दूंगी तो है तो कुछ कफारा अदा कर पाऊंगी। वो खुद जीते की इंतहा पर थी। मैंने डेज़ी से ज़ीनब फातिमा का वापसी का सफ़र तुम्हारे कहने पर शुरू करना चाहा, मगर मैं नहीं कर सकी। फासला बहुत सहादी फासला बहुत था। वो रो रही थी। पहली बार उसकी होंठों से उसका नाम निकला। तुम जाओ यहाँ से इस फौजी की तरह। तुम्हारे दिल में भी फातिमा नहीं मिटी होनी चाहिए। जाओ। वो बोली। वो कुछ कहे भी ना उठा और बाहर निकल आया गाड़ी चलाते हुए। इसे अपनी गालों पर उनसों महसूस हुए। इसने हाथ बढ़ाकर अपनी उनसों को महसूस किया। दिल की बाएं जानिब शद्दत का दर्द उठा। घर पहुंचते पहुंचते इसने 10 बार अपने गालों को साफ किया। वो रो रहा था। एक किक फुटबॉल को लगी और वो सीधा उड़ता हुआ बेंच पर बैठी औरत के पास आ गया। किक लगाने वाली 5 साला बच्ची उस खातून के पास आई और बड़ी शाइस्ता अंदाज में फुटबॉल मांगा ब्लू जीन्स के साथ घटनों तक उते पूने पूने टील बांधे बड़े बड़े आंखों वाले बच्चे पर हर देखने वाले को प्यार होता था। इस खातून को भी आ गया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उन्होंने फुटबॉल उसे पकड़ाया। मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है, बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, ज़ैनब वापस ओ। उसकी मम्मा बुला रहे थे। वो दौड़ते हुए वापस आगे। पापा नहीं आया आइसक्रीम लेकर। उसने मासूमियत से माँ को देखा। मैं आ गया। हादी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रखा। वो खलखला कर हंस पड़ी। हादी भी हंस रहा था और हादी के साथ में खड़ी उसकी बीवी ज़ैनब की माँ सादिया हुसन भी हंस रही थी। मुराद और वर्दा की शादी से फारिग होकर उसने फिर सारी जिंदगी अकेली गुजारने का फैसला कर लिया।
मगर बाबा के कहने पर उनके पसंदीदा हो, इससे शादी कर ले। और उसे एतराफ़ था कि एक अच्छा फैसला था। सादिया एक अच्छे बेवे और अच्छी माँ थे, मगर अज भी कभी कभी उसके दिल में एक दर्द की लहर उठती। कांच वाले उनके अपना हिसार उसके गर्द बांध लेते, हर तरफ एक है आवाज़ गूंजती, मेरा नाम ज़ैनब फातिमा है।